नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हमारे अतीत का 4th चैप्टर, जिसका नाम है आरंभिक अध्याय। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक यहाँ पे एक कहानी से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें दो बच्चे हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। जसपाल और हरप्रीत दो बच्चे हैं, वे अपनी गली में क्रिकेट खेल रहे हैं। वहीं पे एक पुराना घर है, जिसे देखने के लिए पुरातत्व विभाग से कुछ लोग आए हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं कि इसकी वास्तुकला को देखिए, ये कितनी सुंदर नक्काशी है, जिसे वे बच्चे उसे भुतहा घर, जो खंडहर था, उसे कहते थे। तो उसकी नक्काशी को देखते हुए एक महिला दूसरे अपने साथी से कहती है कि इसकी सुंदर नक्काशी को देखिए कि लकड़ी पर कितनी सुंदर नक्काशी बनी हुई है, और आपस में बातें करने लगे। तो हरप्रीत और जसपाल सोच रहे थे कि इन लोगों का इस पुराने खंडहर, जिसके लिए हमारे गांव के लोग या हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वे लोग इतना क्यों इस पे अपनी रुचि दिखा रहे हैं। तो इसी पे ये चैप्टर शुरू होगा। और आरंभिक नगर का कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले नगर की शुरुआत कैसे हुई, उस पे हम बात करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा की कहानी। अगली हेडिंग है हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये आजकल पाकिस्तान और पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र है। चलिए इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। अक्सर पुरानी अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाने जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, और जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। 150 साल पहले जब ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य स्टार्ट किया, तो उस समय ईंटों की वहां पे पंजाब में जब लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहीं बगल में एक बहुत बड़ी खंडहर थी, और वहां के इंजीनियरों को ये चीजें नहीं पता थी ये कि ये बहुत पहले के नगर हैं। बाद में जो खोजने के बाद पता चले, उन्होंने वहां से हजारों लाखें ईंटें उखाड़ लाए मजदूरों के द्वारा, और लाइन बिछा दी। तो इस तरह से वहाँ कुछ बड़े-बड़े जो इमारतें थी वे नष्ट हो गए, और उसकी जो विशेषताएं थी इस तरह से नष्ट हुई। उसके बाद लगभग 150 साल पहले जब रेलवे लाइन बिछी, और उसके 80 साल बाद, लगभग 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ऐसा देखिए, जब कोई भी वस्तु पहली बार होता है, तो उसी को एक लैंडमार्क या बेंचमार्क सेट कर दिया जाता है। तो ये नगर जो था, वो सबसे पहले खोजा गया। तो इसलिए उसके अगल-बगल जो भी चीजें पुरातत्व विभाग ने खोजा, उसे उसी के नाम पे रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। और इन शहरों का निर्माण लगभग आज से 4700 साल पहले, यानी ईसा पूर्व से भी 2500 साल पहले इस शहर का निर्माण हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी पुरानी सभ्यता थी उस जमाने में। इसी पे हम बात करेंगे, और चलिए देखते हैं आगे। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर
उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या आपको लगता है या तुम्हें लगता है तुम्हारी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इस पे हम क्लास में चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल हमारी पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे हमारी सभ्यता आने वाली पीढ़ी को पता चले और ये पता चले कि उस ज़माने की तकनीकी व्यवस्था, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी या मानव समाज कितने स्तर तक पहुँच चुका था उस ज़माने में। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि आज की नाली व्यवस्था, आज की सीवर लाइन जैसी व्यवस्था आज से लगभग 47 साल पहले थी, 4700 साल पहले थी, तो उसे हम देखेंगे। इन नगरों की क्या व्यवस्था थी, इसी पे चर्चा करेंगे। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था। अब हम इस डायग्राम में अपने हिसाब से इसके देखेंगे कि पश्चिमी भाग अगर मान लीजिए हम ऊपर वाले भाग को मान लें और पूर्वी भाग हम नीचे वाले भाग को मान लें, तो पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर या दुर्ग कहा, जिससे निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों को चार दीवारियों पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसके ईंटें इतनी अच्छी थीं कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। हम आजकल की ईंट देखते हैं, 10 साल 20 साल बाद वो ईंटें खराब हो जाती हैं, लेकिन अब आप सोचिए कि आज से 4700 साल पहले ऐसी तकनीकी व्यवस्था थी कि उस जमाने की भी ईंटें अभी तक वहां पे अवशेष के रूप में प्राप्त होती हैं। तो ये अ, तकनीकी व्यवस्था उस जमाने में थी। तो आइए हम देखते हैं कुछ नगरों के दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के बगल में मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने उसे महान स्नानागार कहा। महान स्नानागार इसलिए कहा क्योंकि वहां पे उस नगर के सारे लोग, महिला पुरुष, समय समय पे आके स्नान करते थे। तो इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। ठीक है। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों तरफ से कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी से कुएं पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों। अभी आइए हम देखते हैं कि इस डायग्राम में कालीबंगा और लोथल कहाँ है। तो कालीबंगा ये है और लोथल ये है। ये लोथल आजकल अगर आप देखेंगे तो ये गुजरात स्टेट गुजरात स्टेट में पड़ता है। और ये जो कालीबंगा है ये लगभग राजस्थान या पाकिस्तान से सटा हुआ कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के अग्नि नगरों में अग्निकुंड मिले। अग्निकुंड मिले तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे कभी न कभी यज्ञ जरूर हुआ करता था। तो इस तरह से वहाँ पे संस्कृत का भी विकास अ, दिखता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े-बड़े भंडार गृह भी मिले। अब आइए देखते हैं। ये जो हमने अभी इसके पहले महान स्नानागार की चर्चा की, उसी का डायग्राम है। यहाँ पे देखिए सीढ़ी के चढ़ उतरने का दो तरफ से रास्ता है और ये अगल-बगल आपको जो दिख रहे हैं, ये संभवतः कमरे के अवशेष हैं जो अब इतने ही भागों में मिले हुए हैं। और यहाँ पे पानी को कुएं से लाया जाता था और बाद में प्रयोग होने के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। तो इस तरह हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, भवन, नाले और सड़कें
इस इन नगर में घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इन नगरों में जो भी घर बनाए जाते थे, उनमें वे आंगनदार होते थे और उन घरों में अलग से स्नानागार होता था। ये महान स्नानागार जो था, ये एक सार्वजनिक स्नानागार था। इसके बावजूद उस जमाने के जो संपन्न लोग थे, जो संभ्रांत परिवार से थे, वे अपने घर में भी स्नान घर बनाते थे और कुछ घरों में तो कुएं भी मिलते थे। वे अपने यूज के लिए कुएं भी यूज करते थे। अब देखिए यहाँ पे दीवार की चुनाई एक मजदूर कर रहा है। तो इस तरह से कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन से बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों को नालियों घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जैसे मान लीजिए ये घर हो गए, तो यहाँ से जो नालियां निकलती थी, ठीक है, उन्हें एक इस मेन नाली में जोड़ के आगे जाके शहर की मुख्य नाली से जोड़ दिया जाता था और बाद में बड़े नालों में और फिर बाद में इन्हें बड़े नालों में खोल दिया जाता था। क्योंकि आज भी यही चीज होता है। जो भी नगर निगम विभाग है, वो घर के छोटे छोटे नालियों को पहले सड़कों के बीचों बीच ले आते हैं और वहां पे मेन होल बनाते हैं वहां से सफाई करने के लिए। फिर बाद में उसे बड़े बड़े नाले के द्वारा उसे नदी में या समुद्र में खोल दिया जाता है। तो यही चीज यहाँ भी थी। अब सोचिए आप अपने अ, लगभग 4700 साल पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उस जमाने में थी, जबकि आज इतनी तकनीकी सुविधा होने के बाद भी कभी-कभी बारिश से पहले आए दिन नदी नाले भर जाते हैं। लेकिन उस जमाने में भी इतनी एडवांस व्यवस्था थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पश्चिमी भाग था वो ऊंचाई पर था और जो पूर्वी भाग था वो ढलान पे था। तो शहर बसने का जो तरीका था वो ऊंचाई से ढलान की तरह था, ताकि पानी की निकासी अपने आप आसानी से हो सके। वो इसीलिए वो दुर्ग ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे बड़े-बड़े शासक और सम्भ्रांत परिवार के लोग रहते थे, जो चारदीवारी से चारों तरफ से प्रोटेक्टेड था। और जो पूर्वी भाग था, वो थोड़ा-सा लोअर मिडिल क्लास और जो मजदूर वर्ग थे, वहाँ वे लोग रहते थे। तो इस तरह से ऊंचाई से पानी नीचे की तरफ अपने आप ढलान में चला आता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह-जगह मेन होल बनाए जाते थे। आज भी आप सड़कों के बीच में या हाईवे के बीच में आप देख सकते हैं कि ये मेन होल होते हैं और जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। आज भी इन्हीं मेन होल के जरिए सफाई कर्मी समय-समय पे बारिश स्टार्ट होने से पहले या कभी कुछ फंस जाता है, तो मेन होल के माध्यम से ही वे सीवर लाइन में उतरते हैं और उसे सफाई करते हैं। तो घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। घर, नालों और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। कहने का मतलब ये है कि जैसे अब कुछ रियल एस्टेट की कंपनियां हैं, वे अपने स्तर से घर को बनाती हैं और पूरी तरह से बना के वहाँ की सारी व्यवस्था को करने के बाद वो ग्राहक को हैंड ओवर करती हैं। ये व्यवस्था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल की सभ्यता में आपको आज से 4700 साल पहले ही मिलेगा कि वहाँ पे घर, नाले और सड़क निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ बनाते थे, ताकि किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके। ऐसा नहीं था कि पहले नाले बना लिए या पहले सड़क बना लिए या पहले घर ही बना लिए और कुछ भी अब व्यवस्थित नहीं है। कहीं भी अपना कोई घर बना लिया, कोई ऊंचाई पे बना लिया, ऐसा नहीं था। सब चीजें योजनाबद्ध तरीके से थी। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे, ऐसा पुरातत्वविद मानते हैं कि यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे। मतलब ये फिक्स नहीं है कि वो रहा ही करते थे। ये मान के चलते हैं क्योंकि वहाँ पे जो भी वस्तुएं मिली, उनसे वे अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। मतलब
उन्हें नगरीय व्यवस्था मतलब जो मिस्त्री राजमिस्त्री वर्ग था वो वहाँ पे इतना एडवांस था, इतनी उनकी तकनीकी व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि वे खास तरह से इमारत बनाने में जुटे रहते थे। ये ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर-दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने-चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। इन नगरों में लिपिक लिपिक मतलब आज के समय में हम इन्हें देखें तो इन्हें अकाउंटेंट कहते हैं या बड़े बाबू कहते हैं। उस ज़माने में भी ये जो पद था, उस ज़माने में भी था। ये लोग मुहर बनाते थे और उन मुहरों के माध्यम से दीवारों पर, ताम्रपत्रों पर लिखते थे, जो आज के समय में कहीं-कहीं पे मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में देखने को मिलती हैं, जो पूरी तरह से नहीं मिलती हैं। तो इस तरह से उस ज़माने में भी यह व्यवस्था थी कि लिपिक वर्ग जो था वो मौजूद था और वे हर चीज़ का हिसाब-किताब रखता था और उसे एक रजिस्टर मेंटेन करते थे और उस ज़माने में जो भी सामान मिलता था उस पे एक विशेष तरह की मुहर लग जाती थी, जिससे पता चलता था कि ये अमुक शहर की वस्तु है, ठीक है? इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री-पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह-तरह की चीज़ें बनाते होंगे, लंबी यात्राएँ भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएँ लाते थे। और साथ ही लाते थे सुदूर देशों से किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने खिलौने भी मिले, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। अब यहाँ पे इन नगर में शिल्पकारों के अलावा शिल्पकार मिले, उद्योग स्थल पर तरह-तरह की चीज़ें मिली, लंबी यात्राओं के अवशेष मिले कि लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे और वहाँ से वहाँ की महत्वपूर्ण चीज़ें लाते थे। जैसे उस ज़माने में मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई, बेबीलोन की सभ्यता हुई, तो एक दूसरे में जल मार्ग द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वहाँ से अभी हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे उस ज़माने में जो व्यापार व्यवस्था थी, यहाँ की जैसे यहाँ की जो वस्तुएँ मेसोपोटामिया में जो वस्तुएँ बनती थी, वे मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के लोग लाते थे। हड़प्पा में जो भी वस्तुएँ बनती थी, उसे आदान-प्रदान करते थे। अब ये एक देखिए, ये एक नाली का डायग्राम है उस ज़माने में और ये है मेन होल कि कैसे ये यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है? और ये है मोहर जो कि उस ज़माने में हुई मोहरों और ये खिलौना है, ये मोहर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है? अब नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें, जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुईं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुएं बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, जो कि आज भी बनाए जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हम पुरानी चीज़ों को आज भी कितना अपने डेली रूटीन लाइफ में आत्मसात किए हुए हैं और ये चीज़ें हमें कहीं न कहीं एक पीढ़ी दर पीढ़ी ही हमारे अंदर आई है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। ये ऊपर एक चित्र है पत्थर के बाट, जिससे हम वजन करते हैं सामानों को, उन्हें बाट कहते हैं। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं के तौलने के लिए बनाया गया होगा। ये कार्निलियन पत्थर से बनाए गए पत्थरों को काटकर तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद करके ये दिखाया जा रहा है, इनके बीच छेद करके ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके, ठीक है? मध्य में दाएं पत्थर में धारदार फलक, ये फलक हैं। तो इस तरह से डायग्राम में हम देख सकते हैं कि उस जमाने में कैसे आभूषण का प्रयोग करते थे लोग। तो यहाँ पर मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं में मनके, बाट और फलक हैं। ये फलक है, ये आभूषण है। ये क्या है? बाट है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे।
जो कि हमने इस पे देखा, ये है आयताकार चित्र है। और इस पे देखिए जानवरों के चित्र मिले हुए हैं, ये कुछ लिपि है जो उस जमाने में चलती होगी, ये लिखा गया है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ के पास, मेहरगढ़ जो आजकल पाकिस्तान में है, उनके पास कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन, कुछ अन्य तांबे के वस्तुओं से चिपके हुए मिले। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई के संकेत देती हैं। ये देखिए एक कलाकृति है जिसमें दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये पुरुष जो है इसमें दाढ़ी रखे हुए है और एक साल साल को ये लपेटे हुए है। आगे हम इस पे बात करेंगे। इनमें अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं, विशेषज्ञ हम किसे कहते हैं, जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, नक्काशी करना, मनके को चमकाना, या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना। जैसे आजकल अगर हम इसे रिलेट करें तो इंजीनियर जो होते हैं, वे इंजीनियरिंग या बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग के बारे में बताते हैं, तो वे विशेषज्ञ हुए किस चीज के, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। जैसे हीरे को तराशने का जो काम करता है वो जौहरी करता है, तो जौहरी क्या हुआ, वो एक विशेषज्ञ हुआ, वो खास तरह के हीरे को तराशता है। उसी तरह से उस जमाने में भी प्रत्येक वस्तुओं को बनाने के लिए विशेषज्ञता थी और उसे बनाते थे। जैसे अभी हम पृष्ठ संख्या 36 पे देखें, मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया था, ये आप देख सकते हैं। और इसमें जो है इस व्यक्ति की ये दाढ़ी दर्शाई गई है, और ये आज भी ट्रेंड, आज इस तरह के लोग दाढ़ी रख रहे हैं। आप सोचिए 4700 साल पहले भी इस तरह से लोग दाढ़ी रखते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम देखते हैं कि ये आज नए ट्रेंड चलन में आ गया है। अगर आप पीछे आप कुछ पढ़ेंगे या कुछ जानने का प्रयास करेंगे, तो हम देखते हैं कि जो पुरानी चीजें हैं उसी को थोड़ा बहुत बदलाव लाकर आज भी उसे नए तरीके से यूज किया जा रहा है, प्रयोग में लाया जा रहा है। तो इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे। मतलब पुरातत्वविद ये कह रहे हैं कि हमें आजकल क्या है, पुरुष और महिलाएं प्रत्येक काम में विशेषज्ञता हासिल कर ले रहे हैं। तो उस जमाने में जो भी चीजें थी, वे क्लियर पुरातत्व विभाग को नहीं मिल पाई कि सिर्फ पुरुष ऐसा काम करते थे या महिलाएं भी उनके साथ काम करती थी, या पुरुष और महिलाएं दोनों मिलके ये काम करते थे। तो इस तरह के साक्ष्य उन्हें देखने में नहीं मिले। शायद कुछ पुरुष और महिलाएं दोनों इस तरह के कार्य करते थे, ऐसा वे मानते हैं। फेयंस, फेयंस क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, और उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से बन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेयंस क्या था? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे पाए जाते थे, ठीक है, लेकिन जो फेयंस थे वे कृत्रिम रूप से विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते। इन्हें बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण चूर्ण बनाकर, स्फटिक मतलब होता है फिटकरी, अगर आप आज इसे हम देखेंगे एक तरह का ये बालू ही माने, तो इसे चूर्ण बनाकर गोद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी और उस पे चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, जिसे ये देख सकते हैं आप। ये आर्टिफिशियल तौर पे ये बनाया जाता था, और इसे लोग सजावटी के तौर पे घर में रखते थे, सजावट के तौर पे। ठीक है। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप में मिलते थे या फिर किसान पशुपालक उनका उत्पादन करते थे। प्राकृतिक रूप से जैसे अ, नदियों से शंख और घोंगे प्राप्त होते थे, कुछ सीप प्राप्त होते थे। किसान से या पशुपालक से जैसे ऊन,
अनाज, ये क्या है? कच्चा माल है। जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं, जिनसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से आयात करते थे। ये वही मैं आपको पहले ही बताया कि हड़प्पा सभ्यता में तांबा, लोहा, सोना, चांदी, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो वे लोग बेबीलोन और मेसोपोटामिया की सभ्यता से आयात करते थे, और उसके बदले में वे लोग वहां के नागरिकों को कपास से बने वस्त्र, खादी के बने वस्त्र और लकड़ी के बने वस्त्र, धातुओं से वस्त्र और अ, पशुओं के जो प्रोडक्ट थे उन्हें वापस करते थे। तो इस तरह से उनका लेन देन चलता था। अभी देखिए एक खिलौना है जो कैसे बनाया गया। आज भी गांव में अगर आप देखेंगे तो बच्चे इस तरह के खिलौने जरूर बनाते हैं। तो हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान, ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ओमान ही बेबीलोन की सभ्यता का जो वहाँ पे हुई थी, इसे आज हम एशियाई ओमान के एशिया देश के नाम से जानते हैं। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाया जाता था। मिलाने वाले धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कांसा जो है वो मिक्स धातु थी। इसमें तांबा और टिन, टिन यानी अगर हम इसका केमिकल फार्मूला देखें तो इसे एसएन कहते हैं। एसएन से इसे हम प्रदर्शित करते हैं, टिन। तो ये अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। उस जमाने में भी नगर और गांव का वर्गीकरण था। तो वहाँ भी नगरों में रहने वाले लोगों का जो जीवन शैली थी और जो गांव में रहने वाले लोगों की जो जीवन शैली थी वो अलग-अलग थी। तो उनमें क्या डिफरेंस थे उस पे हम बात करेंगे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। अब आप सोचिए, आज से 47 साल 100 साल पहले भी नगरीय व्यवस्था थी, और जैसे आज आज भी शहर के लोगों को अ, कच्चे माल के लिए गांव पे निर्भर रहना पड़ता है। वहां से गेहूं, अनाज और तेल, तिलहन, दलहन की वस्तुएं गांव से शहर में आती हैं। उसी तरह से उस जमाने में भी गांव से शहर में ही आता था। तो और उस जमाने में गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान की फसलें उगाते थे, और ये आज भी उगाया जाता है। तो हम एक दूसरे से कहीं न कहीं अ, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें हमें मिलती चली गई, और ये आज भी बनी हुई हैं। यही मानव सभ्यता का विकास माना जाता है। ठीक है। अगर स्पीड थोड़ा बहुत भी अगर तेज हो तो आप हमें बताइएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे और स्लो करने की कोशिश करेंगे। और कहीं भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और अगर और कुछ भी समस्या हो और क्या पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी एनसीईआरटी हमारे चैनल पे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी हम समय समय पे इस पे डालते रहेंगे। और ये बिल्कुल फ्री चैनल है। इस पे आप कोई भी इसमें ज्वाइनिंग चैनल नहीं है, फ्री सब्सक्रिप्शन है। आप इस पे आके यूपीएससी एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की सारी एनसीईआरटी हिंदी माध्यम में मैं समझाने का प्रयास करूंगा, और सीखने हम भी सीखेंगे, आपको भी सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर इसमें कुछ भी कमी है, कहीं भी कुछ समस्या है, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम उस पर काम करेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। हड़प्पा काल के जो हल थे वे अवशेष में पुरातत्वविदों को नहीं मिले, क्योंकि वे लकड़ी के बनाए जाते थे। लकड़ी का जो डिग्रेडेशन था वो अब तक लगभग
4700 सालों में खत्म हो चुका था, तो इसलिए नहीं मिले, लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले। इससे ये पता चलता है, एग्जैक्ट हल तो नहीं मिला, लेकिन हल के आकार का खिलौना मिला। इससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं बच्चे उस हल को देखकर ही अपने मिट्टी के हल के खिलौने बनाए थे। तो इससे ये पता चलता है कि उस ज़माने में ज़रूर हल का प्रयोग किया गया, ठीक है? तो इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर-दूर तक ले जाया जाता था। अब ये आप सोचिए कि उस जमाने में भी यहाँ पे पानी कम बरसता था। अब आप ध्यान से देखिए कि जो हड़प्पा की सभ्यता है, वो लगभग गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान से सटा हुआ है। राजस्थान का जो एरिया है, आज भी मरुस्थल है। तो अब आप सोच सकते हैं कि 4700 साल पहले और आज के जलवायु परिवर्तन के बावजूद भी आज भी वह क्षेत्र मरुभूमि है, उतनी बारिश नहीं होती है। तो इससे ये पता चलता है कि उस ज़माने की जलवायु और आज के जलवायु में कितना संबंध है, कितनी समन्वयता स्थापित है। तो और 4700 साल में कितना परिवर्तन हुआ, इससे हम पता कर सकते हैं। ठीक है? वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब पुरातत्वविद जो हैं वो गुजरात के कच्छ इलाके में गए और वहां से उन्होंने कुछ अवशेष को निकाला और वहां का निरीक्षण किए और उस पे जो बातें आई उससे हम यहाँ पे बात करते हैं। कच्छ के इलाके में खतिर बेंत के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि धौलावीरा नगर कहाँ बसा हुआ है? तो ऑप्शन दे देगा पहला आधुनिक गुजरात, आधुनिक राजस्थान, आधुनिक मध्य प्रदेश, आधुनिक महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। या ऐसे दे देगा गुजरात और राजस्थान के मध्य में है। तो इस तरह से ऑप्शन बनाएगा और आपसे पूछेगा। तो ये क्वेश्चंस अभी कुछ दिन पहले ही आया था कि धौलावीरा में क्या-क्या मिला था। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं धौलावीरा नगर में क्या-क्या मिला था। वहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वही धौलावीरा नगर में 3 भागों में बांटा गया था। अब ये क्वेश्चन उठ सकता है कि मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी, वहाँ पे नगर 2 भागों में विभाजित थे, एक पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग। जो पश्चिमी भाग था, वो क्या था? ऊंचा था, पूर्वी भाग था जो ढलान में था। लेकिन जो धौलावीरा का नगर है, ये 3 भागों में डिवाइड था। तो अभी ये क्वेश्चंस उठना बिल्कुल जेन्युइन है कि धौलावीरा में नगर कितने भागों में विभाजित थे और मोहनजोदड़ो में नगर कितने भागों में विभाजित थे। तो ऑप्शन बना देगा मोहनजोदड़ो में 2 भाग में, धौलावीरा में 3 भागों में विभाजित थे। दूसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो में 4 भागों में, धौलावीरा में 1 भाग में। इस तरह से 4 ऑप्शंस बनाएगा और उसमें आपसे टिक करवाएगा कि कौन से सही आंसर है। अब यूपीएससी जो है प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछने लगी है, तो इसमें हमें ध्यान देना होगा। ठीक है? इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची-ऊंची इमारतें बनाई गई थी। अब ध्यान से देखिए, जो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी, वहां पे जो था कि उसकी चारदीवारी ईंटों से बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पे धौलावीरा का जो नगर था, इसके चारों तरफ पत्थरों से ऊंची-ऊंची दीवार बनाई गई थी। ये एक बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जाने के लिए बड़े-बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। वहाँ क्या था? एक महान स्नानागार था, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक खुला मैदान था, जहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। आज भी आपको बड़े-बड़े शहरों में हर जगह आपको खुला मैदान मिलेगा, जहाँ पे राजनैतिक रैलियाँ होती हैं और खेल-कूद कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। तो इस तरह से उस ज़माने में भी खुला मैदान मिला। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े-बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर
हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुएं पाए जाते थे। अब यहाँ पे एक डिफरेंस और मिला